हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और ये हमारी तीसरी वीडियो है। हमने संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी और संविधान की विशेषताओं में मैंने एक पॉइंट आपको छुड़वा दिया था। वो पॉइंट था एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। तो यहाँ हमें कुछ और देखना था, मतलब वो पॉइंट तो इसमें से ही कवर हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या है कि विशेषज्ञों ने संविधान को दो भागों में बांटा है, या विशेषज्ञों ने संविधान की विशेषताओं को दो भागों में बांटा है। और वो है एकात्मक लक्षण यानी एकात्मक विशेषताएं, और एक और है संघीय विशेषताएं। संघीय विशेषताएं तो होगा क्या कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से 100 शब्द, सॉरी 200 शब्द का आंसर ये लिखने के लिए आ जाए, या 50-50 शब्द का लिखने आ जाए, क्योंकि हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। तो ऐसा आ सकता है लिखने के लिए कि संविधान की एकात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं, या संविधान की संघीय विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो हम उसी को कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो एकात्मक विशेषताएं या संविधान में एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं। अब एकात्मक मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि जहां पे केंद्र केंद्र प्रभावी होगा, केंद्र प्रभावी होगा, या केंद्र का अस्तित्व अधिक होगा वहां पे, या सारी शक्तियां एक तरह से केंद्र में होंगी, तो वो उसके एकात्मक लक्षण हो जाएंगे। हमारा पहला पॉइंट है सशक्त केंद्र। केंद्र सशक्त क्यों है? तो हुआ क्या कि 7वीं अनुसूची है संविधान में, 12 अनुसूची है, उसमें से जो 7वीं अनुसूची है उसमें शक्तियां केंद्र और राज्य के लिए स्पष्ट बंटवारा किया है हमारे संविधान में। और ये सूचियां इस प्रकार है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वैसे तो आप लोग इनके बारे में जानते होंगे, प्री पढ़ के आए हो, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूं कि संघ सूची पे केंद्र यानी संसद कानून बनाती है और कार्यपालिका उन्हें लागू कराती है। राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है, यानी राज्य विधानमंडल कानून बनाता है और राज्य सरकार कानून बनाती है या उन्हें लागू कराती है। और समवर्ती में ये दोनों बना सकते हैं कानून। समवर्ती सूची में जो जो विषय होंगे उन पर कानून ये दोनों बना सकते हैं, लेकिन यदि एक ही विषय पर दोनों ने कानून बनाया है तो वहां पे संघ का कानून प्रभावी होता है, क्योंकि भाई संघ ऊपर है ना, और ये सब संघ की इकाई है, ये सब केंद्र की इकाई है राज्य। तो संघ का कानून प्रभावी होता है यदि समवर्ती सूची में एक ही विषय पर कानून बनाया गया है तो। और यदि संघ ने नहीं बनाया है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो राज्य ने बनाई है, मतलब राज्य को भी अधिकार है इस पर कानून बनाने का। अब जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं है उन्हें बोला जाता है अवशिष्ट विषय। उनको बोला जाता है अपशिष्ट विषय। तो हमने, हमारा पॉइंट यहां पे था सशक्त केंद्र। तो हुआ क्या है कि केंद्र सशक्त क्यों है? तो जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो हमने संघ सूची में रख दिए। ठीक है, तो इसलिए भी केंद्र सशक्त हो गया। जो बहुत महत्वपूर्ण विषय थे उनको हमने संघ सूची में दिया। अब संघ सूची में कौन कानून बना सकता है? केंद्र। तो इसलिए भी केंद्र सशक्त हो गया। समवर्ती सूची में हमने देख ही लिया है कि यदि दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्र प्रभावी होता है, पर वो पॉइंट हम यहां नहीं लिखेंगे। ठीक है, संघ सूची में अधिक महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा है जो अपशिष्ट विषय जो हमने अभी देखे, वो किसके पास होते हैं? केंद्र के पास। मतलब जो बचे हुए विषय भी हैं वो भी केंद्र के पास है, और जो संघ सूची में है वो भी महत्वपूर्ण विषय इसमें शामिल है। इसलिए हमारा केंद्र कैसा है? सशक्त।
मतलब राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली हमारा केंद्र है, इसलिए ये हमारा एकात्मक लक्षण है। मतलब केंद्र को हमने प्रभावी बनाया है। ठीक है। दूसरा है राज्य अनस्वर नहीं, अनस्वर मतलब राज्य कैसे हैं, नस्वर है, अनस्वर नहीं है ना। तो राज्य कैसे हैं, नस्वर है। हमने देखा था जब हमने संविधान संशोधन का जो पॉइंट आपको पढ़ाया था, जब हमने नम और अनम संविधान का पॉइंट पढ़ा था, तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें संसद साधारण बहुमत से क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। और उसका उसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 368 में नहीं है। आर्टिकल 368 में उस प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। तो राज्य अनस्वर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि संसद जो है वो सादा, और उसमें हमने एग्जाम्पल दिया था किसका, कि राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन संसद कैसे कर सकती है, अपने साधारण बहुमत से कर सकती है। तो यानी राज्यों को संसद अपने साधारण बहुमत से बना सकती है या उन्हें पृथक कर सकती है। जैसे संविधान में संशोधन हुआ जब तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से, लेकिन संसद ने कैसे कर दिया, उसे साधारण बहुमत से कर दिया। मतलब राज्य को साधारण बहुमत से उसके नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। कैसे कर सकती है संसद, साधारण बहुमत से। तो ये हो गया ना भाई, केंद्र सशक्त हो गया यहाँ पे। तो या केंद्र हावी हो रहा है ना, केंद्र डिसाइड कर रहा है कि राज्य कैसे रहेंगे, उनका नाम क्या रहेगा, उनकी सीमाएं क्या रहेंगी। तो ये सब राज्यों के बारे में कौन डिसाइड कर रहा है, केंद्र। तो यहाँ पे भी एकात्मक विषय आ गए, मतलब कोई एक, एकात्मक मतलब कोई एक प्रभावी है यहाँ पे। अगला है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं सब जानते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। भाई इनकी परीक्षाएं यूपीएससी कराता है। तो यूपीएससी एक केंद्रीय भर्ती अभिकरण है, और इनका प्रशिक्षण, इनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें सब कौन निर्धारित करता है, केंद्र निर्धारित करता है। जबकि ये काम तो करते हैं राज्यों में, जिला कलेक्टर बन के आ जाते हैं, एसपी बन के आ जाते हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति वगैरह सब कौन कर रहा है, केंद्र कर रहा है। तो यहाँ पे भी केंद्र हावी है। तो ये भी किसकी विशेषता है, एकात्मक विशेषता है हमारे संविधान की। राज्यपाल की नियुक्ति। भाई राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति यानी ये केंद्र की एजेंट की तरह काम करता है, और राष्ट्रपति हमें पता है सिर्फ नाम मात्र की कार्यपालिका है। ठीक है। मतलब उसके पीछे तो सलाह तो उसे केंद्र सरकार ही दे रही है ना। तो राज्यपाल की नियुक्ति भी एकात्मक विशेषता में आ जाएगी। देखो यहाँ पे आप, इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र हावी है, जो मैं बार बार कह रही हूं ना, केंद्र का अस्तित्व, केंद्र हावी। हम एकात्मक लक्षण देख रहे हैं, मतलब कोई एक हावी है यहाँ पे, और वो कौन है, केंद्र है। तो ये संविधान की एकात्मक विशेषताएं है कि कोई एक प्रभावी है यहाँ पे, और आपको इनकी विशेषताओं को ये देखना है कि हाँ भाई हमारे यहाँ केंद्र, इसमें भी केंद्र हावी हो रहा है, इसमें भी केंद्र हावी हो रहा है। तो ऐसे आप डिफरेंस कर पाओगे संघीय विशेषताओं और एकात्मक विशेषताओं में। तो ये आ जाएगा। पांचवी विशेषता हमारी क्या है, आपातकालीन उपबंध। हमने आपातकाल, हमारा संविधान 3 तरह की आपातकाल की बात करता है। आर्टिकल 352, ये शायद हम देख भी चुके हैं। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात 356, राष्ट्रपति शासन,
राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात। लेकिन इन तीनों ही आपात में होता क्या है कि राष्ट्रीय आपात में विधायी शक्तियों पर कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है, और उन्हें लागू कौन करेगा? फिर केंद्र सरकार करेगी। राष्ट्रपति शासन में भी राष्ट्रपति के हाथ में सारी शक्तियां आ जाती हैं, और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करता है? तो केंद्र की सलाह पर। वित्तीय आपातकाल में भी सारी शक्तियां किसके पास आ जाती हैं? केंद्र के पास आ जाती हैं। तो ये क्या होता है, तीनों तरह के आपात जो हैं उनमें पूरे देश की सत्ता या शक्तियां पूरी केंद्र के पास आ जाती हैं। इसलिए ये आपातकालीन उपबंध हमारा काय का उदाहरण है? एकात्मक लक्षण या एकात्मक विशेषता का है। एकल नागरिकता, हमारे यहाँ सिर्फ भारत की नागरिकता होती है, राज्यों की नागरिकता नहीं होती, जबकि अमेरिका में राज्यों की अलग से नागरिकता होती है और केंद्र की अलग से होती है। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता के लिए भारतीय नागरिकता की बात करते हैं। ठीक है, भारतीय नागरिकता। तो ये हमारे हो गए। ये 6 पॉइंट काफी हैं आपके 200 शब्द कवर करने के लिए। 200 शब्द में आए या 50 शब्द में आए, 50 शब्द में आए तो सिर्फ विशेषताएं विशेषताएं लिख दीजिए, उन्हें अंदर डिस्क्राइब मत कीजिए। 3 नंबर में पूछा जाए 3 लाइन में 3 पॉइंट लिख देना तो आपको 3 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, और 200 शब्द में आए तो अंदर डिस्क्राइब कर देना। तो 6 पॉइंट में आपके 200 शब्द कवर हो जाएंगे। लेकिन यदि आपको आगे और लिखना हो या आपका स्पेस बचा हुआ हो तो एक और विशेषता होती है इसकी, क्या? एकीकृत निर्वाचन मशीनरी। ऐसे तो बहुत होती हैं, लेकिन जो हमारी इंपॉर्टेंट थी वो हमने पहले ही करवा दी, और हमारे 200 शब्द भी इसमें पूरे हो जाएंगे। एकीकृत निर्वाचन मशीनरी। भाई, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हटाता उसे राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह वो हटता है। ठीक है, उनकी सेवा शर्तें सब संसद निर्धारित करती है। भारत की संचित निधि पे उनके वेतन भत्ते व्यय होते भारित होते हैं। अब ये सब केंद्र कर रहा है, लेकिन वो निर्वाचन तो राज्य विधानमंडलों का भी करवाता है। तो इसलिए ये एकात्मकता का उदाहरण हो गया, एकात्मक लक्षण हो गया संविधान का। ऐसे ही हमारे यहाँ एकीकृत लेखा मशीनरी भी है। भाई सीएजी, कौन है? सीएजी। सेम चीज है, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हटाता राष्ट्रपति है। सेवा शर्तें भारत की संचित निधि पर भारित होती हैं, लेकिन ये राज्य के लेखाओं के लिए भी की भी जांच करता है। तो ये भी कैसा हो गया? एकात्मक लक्षण हो गया। अब हम देखते हैं संघीय विशेषताएं क्या है संविधान की। 8 पॉइंट काफी हैं उसमें। 8 पॉइंट में तो आप 2 क्या 300 शब्द भी लिखाओगे। अच्छा हाँ, इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगी, तो वहां से आप मुझसे एक टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया करके आप मुझे मैसेज करना। तो अभी वो ग्रुप मैं बना नहीं पाई हूँ, लेकिन आप बना रही हूँ। तो आपको जब भी नोट्स चाहिए, आप ये टॉपिक जब भी पढ़ो, आप मुझे मैसेज करना, उसी ग्रुप में करना, या स्पेशली करना कि मुझे इस टॉपिक के आपसे नोट्स चाहिए, तो मैं आपको लिखित नोट्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड कराऊंगी। क्योंकि यहाँ पे फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अब हम देखते हैं संघीय विशेषताएं या संघीय लक्षण। तो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। संघ, हमारे यहाँ संघ क्या है? हमारे यहाँ संघ केंद्र और उसकी इकाइयां राज्य मिलके संघ बनाती हैं। तो यानी संघीय विशेषताओं में दोनों का अस्तित्व होना चाहिए, है ना? तो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन।
भाई हम 7वीं अनुसूची में देख ही चुके हैं ना कि संघ सूची है जिस पे संघ कानून बनाता है और राज्य सूची है जिस पे राज्य कानून बनाएगा। तो यानी शक्तियां स्पष्ट रूप से बांट दी हैं कि ये विषय संघ के हैं और ये विषय राज्य के हैं। ठीक है, तो यहाँ दोनों का अस्तित्व हो गया, तो ये संघीय विशेषता हो गई। दूसरा है दोहरी शासन व्यवस्था। दोहरी शासन व्यवस्था कैसे, कि जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है देश में, जो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय होते हैं जैसे विदेश, रक्षा, मुद्रा, संचार, ये कौन देखता है? ये केंद्र सरकार देखती है। केंद्र सरकार देखती है। वहीं पे कृषि, स्वास्थ्य और कह सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन ये कौन देखती हैं? ये राज्य सरकारें देखती हैं। ठीक है, तो ये विषय कौन देखती है? केंद्र सरकार देखती है और ये विषय राज्य सरकारें देखती है। मतलब हमारे यहाँ दोहरा शासन चलता है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि भारत सरकार, भारत में राज्य आ गए ना, तो ऐसा तो है नहीं भारत सरकार अलग से शासन करने जा रही है। भाई वो विदेश के लिए या रक्षा के लिए जो भी कानून बनाएगी वो राज्यों के लिए भी सेम ही रहेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो यानी हमारे यहाँ कैसी शासन व्यवस्था है? दोहरी। तो संघीय विशेषताएं, संघीय विशेषताओं में संविधान की कठोरता। तो संविधान की कठोरता संघीय विशेषता कैसे हो गई? तो हमने आर्टिकल 368 में एक व्यवस्था देखी थी जिसमें हमने कहा था कि भाई ऐसे कुछ प्रावधान है संविधान में जिनमें संशोधन के लिए संसद का विशेष बहुमत चाहिए, प्लस कम से कम आधे राज्यों की संस्तुति चाहिए। ठीक है, तो ऐसे विषय कौन से थे या ऐसे प्रावधान कौन से थे? तो जो संघात्मक व्यवस्था से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे वो प्रावधानों में राज्यों की संस्तुति भी आपको लेनी पड़ेगी संशोधन करने के लिए। कम से कम संविधान कहता है कि पूरे राज्य या आधे से अधिक राज्य संस्तुति दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आधे राज्यों की संस्तुति तो आपको लेनी ही पड़ेगी। और जब अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है ना, तब ये प्रावधान या ये पॉइंट बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है। तो मतलब हमारा संविधान उस सीमा तक कठोर है जहां पे संघात्मक विशेषताओं की या संघात्मक जो प्रावधान है, मतलब जहां राज्य इफेक्ट हो रहे हैं, राज्य इफेक्टिव होंगे, जहां से जिन प्रावधानों से राज्य इफेक्ट होंगे उनमें संशोधन कर, केंद्र अपनी मर्जी से संशोधन नहीं कर सकता उनमें। मतलब ऐसा नहीं कि केंद्र संशोधन करके राज्यों पे, हाँ ये बात सही है कि राज्य अनश्वर होते हैं, लेकिन राज्यों पे ऐसा नहीं कि सब चीजें केंद्र थोप देगा। तो उस सीमा तक जहां तक संघात्मक विशेषता या संघात्मक प्रावधान है वहां पे हमारा संविधान कैसा है? कठोर है। कठोर है मतलब उसकी संशोधन प्रक्रिया जटिल है। तो ऐसे विषय होते हैं संघात्मक विषय। इसमें सबसे करंट का उदाहरण हम देखें तो जीएसटी है। भाई पहले जीएसटी है भाई, होता क्या था कि पहले राज्य लगाते थे बैट, एक कर लगाते थे बैट, इसे समाप्त किया गया था जीएसटी के तहत। और अब केंद्र ने कहा था कि अब जीएसटी लगेगा, अब अलग अलग कर नहीं लगेंगे, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता था, तो कि अब अलग अलग नहीं लगेंगे, अब सभी राज्यों में एक जैसा कर लगेगा और वो लगेगा जीएसटी। ठीक है, तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो जीएसटी से डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। और इस बार प्री में इससे क्वेश्चन भी आया था, संविधान संशोधन पूछा था जीएसटी वाला, है ना। तो उसमें मतलब उसमें राज्य इफेक्ट हुए, उसमें राज्यों की संस्तुति ली थी या नहीं ली थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, देख लेना समझ जाओगे क्वेश्चन। तो वहां पे यदि आपको ये पता होता कि ये संघात्मक विशेषता है हमारी, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करके आते।
हम भी ऐसे ही रिलेट कर पाए, क्योंकि जाहिर सी बात थी कि ये तो नहीं पता था कि उससे उससे राज्य इफेक्टिव हुए थे कि नहीं हुए थे। लेकिन हमने कैसे देखा कि अच्छा अच्छा शायद ऐसा कुछ था कि 368 कुछ पूछा था। मुझे क्वेश्चन सही से अभी याद नहीं आ रहा है, तो कल के उसमें डिस्कस कर लेंगे। कल की वीडियो, आगे की जो वीडियो होगी, क्वेश्चन उसमें डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे ये समझ लीजिए, तो जीएसटी इसका करेंट उदाहरण है, क्योंकि ये इससे राज्य भी इफेक्टिव हो रहे थे, बैट हटाया गया था, राज्य इफेक्टिव हो रहे थे, इसलिए आदेश राज्यों की संस्तुति उसमें ली थी। ठीक है, अब आते हैं निष्पक्ष न्यायपालिका। निष्पक्ष न्यायपालिका, भाई न्यायपालिका न केंद्र की है न राज्य की है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका कह देगी कि आप तो मध्य प्रदेश से हो तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ही आपकी वो चुनेगा, हम तो दिल्ली में बैठे हैं तो हम तो संघ सरकार का कोर्ट हो गए, ऐसा नहीं कह सकता सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसलिए निष्पक्ष न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो ये भी हमारा कैसा हो गया, संघात्मक विशेषता हो गई हमारी, मतलब दोनों के लिए है वो। अपनी पांचवी विशेषता है केंद्र में द्विसदनीय विधायिका। तो अब आप बोलोगे कि भाई ये तो केंद्र में की बात हो रही है, तो ये संघीय विशेषता कैसे हो गई? तो केंद्र में दो सदन कौन से हैं? लोकसभा, अरे यार, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब यदि कोई ऐसा विषय आ गया जो राष्ट्रीय हित पर, जिसमें कानून बनाना है, लेकिन वो आता है राज्य सूची के विषय में, वो विषय है काय का, राज्य सूची का। अब भाई शक्तियों का तो पहले ही स्पष्ट बंटवारा कर दिया था कि राज्य सूची पे कानून कौन बना सकता है, राज्य सरकार। और संविधान तो सर्वोच्च है, जब संविधान में ऐसा कह दिया तो ऐसा तो है नहीं कि केंद्र सशक्त है तो अपनी चला सकता है, नहीं, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। यदि आप संविधान के दायरे से बाहर जाके कानून बनाओगे तो न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट उसे अवैध घोषित कर देगा। तो इसलिए अब राज्य सूची का विषय है, तो केंद्र तो कानून बना नहीं सकता, लेकिन राष्ट्रीय हित में ऐसी कोई बात आ गई है जिस पर राज्य सूची के विषय पे संसद को कानून बनाना है, तो वो कब बना सकती है? तो जब राज्यसभा आर्टिकल 249 के तहत संकल्प पारित कर दे। कितने कितने में दिया है? आर्टिकल 249 में इसके तहत संकल्प पारित कर दे अपना विशेष बहुमत से, अपने दो तिहाई बहुमत से संकल्प पारित कर दे कि हाँ ठीक है, संसद इस विषय पे कानून बना सकती है, तभी संसद, अब संसद में तो ये दोनों आ गए, तो तभी संसद जो है वो कानून बना सकती है किसी राज्य सूची के विषय पर। इसलिए क्या होता है कि जो भले ही राज्यसभा कम शक्तिशाली है, लेकिन ये केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप को, राज्यों में केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकती है। इसलिए यहाँ पे द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की है, और ये चूंकि राज्यों के हितों की रक्षा कर रही है, तो इसलिए संघात्मक विशेषता का भाग है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट काफी हैं, ये आपके हो जाएंगे संघीय विशेषताओं में, 200 शब्दों में आराम से हो जाएंगे। और ये और भी पॉइंट है, पर वो उतने प्रमुख नहीं है, आपका आंसर इफेक्टिव इसी से लगेगा। तो ठीक है, ये हमारी विशेषताएं थी, ये हमारा पॉइंट पूरा हो गया। आगे का हम देखते हैं कि आगे का क्या है। तो आगे हमारा पॉइंट जो है मूल ढांचा टॉपिक है, तो इस आगे हम इसको पढ़ेंगे, और फिर प्रमुख संशोधन है, तो वो हम कुछ प्रमुख संशोधन देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नोट्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलेंगे, आप मुझे टारगेट MPPSC विद प्रिया करके और क्लास का नाम देके, कि टॉपिक का नाम देके कि इस टॉपिक के हमें नोट्स चाहिए, आप मुझे लिख के मैसेज करना, मैं आपको टॉपिक के नोट्स दे दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। और
आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना।